हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम यूपी बीएड 2022 सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इस सेट के अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इस सेट के अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया। आप सभी के सभी क्या करेंगे, कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे। तो करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, पृथ्वी, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा शब्द है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका तद्भव, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी है आपका तत्सम और ऑप्शन डी क्या है आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। पृथ्वी कैसा शब्द है, पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द होते क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों प्रयोग में लिए गए हैं या बोलचाल में लिए जा रहे हैं। जैसे वायु, वायु कैसा शब्द है, वायु एक तत्सम शब्द है लेकिन हम इसे हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं। हमें ये हिंदी का शब्द लगता है लेकिन हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम शब्द है। और अगर बात करें प्रकाश, प्रकाश कैसा शब्द है, प्रकाश आपका तत्सम शब्द है। प्रकाश के बाद में अगर बात करें अग्नि की, तो अग्नि कैसा शब्द है साथियों, अग्नि भी आपका एक सम शब्द है। तत्सम शब्द बहुत सारे हैं, आपको एक बार इन्हें याद करना है। आप इनको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। एक दो बार आप अगर उसको पूरी लिस्ट को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और हम आम बोलचाल में जो का तो प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, संप्रदान कारक का प्रसर्ग है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी है आपका को, ऑप्शन सी से और ऑप्शन डी क्या है के लिए। ऑप्शन डी है आपका के लिए। सही आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, सही जवाब क्या रहेगा आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन डी एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट। संप्रदान कारक होता क्या है आपको पता होना चाहिए। उसका प्रसर्ग आपको पता चल गया के लिए है, लेकिन होता क्या है मैं आपको बहुत आसान तरीके से इस चीज को समझाता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, आप बहुत शानदार तरीके से समझ जाएंगे। संप्रदान कारक वो होता है जिसमें ये आपको प्रतीत हो रहा हो, आपको उसे देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा हो कि ऐसा टेंस या ऐसा वाक्य या ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जिसमें किसी के लिए कुछ किया जा रहा हो या किसी से कुछ करवाया जा रहा हो या किसी के लिए दिया जा रहा हो या किसी से कुछ लिया जा रहा हो। जैसे एग्जाम्पल एक देखते हैं, एग्जाम्पल से आप एकदम बहुत अच्छे से बहुत भली बात ही समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, क्या है, जैसे माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। माँ ने, माँ ने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। खिलौने खरीदे। आपको यहाँ पे इस पूरे टेंस को, इस पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद में पता चल रहा होगा यहाँ पे ये जो प्रसर्ग लगाया गया है के लिए, ये क्या है, ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक मतलब माँ ने बच्चों के लिए कुछ खरीदा है या कुछ लिया है, इससे कैसा प्रतीत हो रहा है, के लिए वाला इसमें बीच में टेंस जोड़ा गया है जो क्या है, संप्रदान कारक का प्रसर्ग है। ठीक है। या किसके लिए, किसी के लिए कुछ किया जाए। आप इसके लिए भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। आप क्या सोच सकते हैं कि रमेश ने हमारे लिए, रमेश ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो इसमें हमारे लिए आ गया ना, तो इसमें जो कुछ किसी के लिए किया जाए या किसी से कुछ करवाया जाए या किसी के बारे में कुछ कहा जाए ऐसा प्रतीत हो तो संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है। उसमें कारक चिन्ह क्या है आपका, प्रसर्ग क्या है, के लिए आपका प्रसर्ग हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, आपका एक वाक्य दे रखा है उन्होंने पूरा,
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा काल है। आपको पता है काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आप कैसे भी बोल सकते हैं, वर्तमान काल, भविष्यकाल, भूतकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, कैसे भी बोल दीजिएगा, लेकिन आपके काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैं चित्र बना रहा हूं, इस वाक्य में कौन सा काल है? आप बताएंगे। भविष्य काल है, भूतकाल है, अनिश्चित काल है या वर्तमान काल है? अनिश्चित काल कौन सा होता है? ये भूतकाल है दोस्तों, भूतकाल। ये पूरा टाइप नहीं हुआ है, भूतकाल है, ठीक है। अनिश्चित काल जिसमें आपको पता ना चले, जिसमें आपको वाक्य पढ़ के ये पता ना चले कि ये किस काल में है, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, उसको बोलते हैं अनिश्चित काल। मैं चित्र बना रहा हूं, ये क्या है? वर्तमान काल है, अभी काम जारी है, समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब है। मैं चित्र बना रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, राम स्कूल जा रहा है। इस तरीके के जितने भी वाक्य होंगे आपके सभी के सभी किसमें होंगे? वर्तमान काल में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आलू किस भाषा का शब्द है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आलू किस भाषा का शब्द है? आप सभी बताएंगे। पुर्तगाली है, चीनी है, ऑप्शन सी अरबी है या ऑप्शन डी अंग्रेजी है। बात की जा रही है आलू की, कि आलू किस भाषा का शब्द है। कौन सा आंसर सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी बताएंगे। ऑप्शन ए पुर्तगाली। आलू कैसा शब्द है? आलू एक पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। पुर्तगाली शब्द और कौन कौन से होते हैं, मैं एक दो आपको बताता हूँ। एक दो मैं आपको पुर्तगाली शब्द लिखवा दे रहा हूं, बाकी आप एक बार पूरी की पूरी लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। आपका आलपिन। आलपिन कैसा है? आलपिन, वो आलपिन जैसे हम साड़ी वगैरह में लगाते हैं, आलपिन, ठीक है। आलपिन आपका पुर्तगाली शब्द है। अलमारी। अलमारी कैसा है? पुर्तगाली। अलमारी आपका कैसा शब्द है? अलमारी आपका पुर्तगाली शब्द है। अलमारी से अलग अगर बात करें तो इस्पात। इस्पात कैसा शब्द है? इस्पात। इस्पात भी आपका पुर्तगाली शब्द है। अगर बात करें गोदाम की, तो गोदाम कैसा शब्द है? रिपीटेड है, ये वर्ड कई बार पूछा गया है। गोदाम कैसा शब्द है? आपका पुर्तगाली शब्द है। और भी पुर्तगाली बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पिस्तौल हो गया, तंबाकू हो गया, काजू हो गया, काजू, ये खाने वाला काजू, ये आपका कैसा है? पुर्तगाली शब्द है। अगर बात करें संतरा की, तो संतरा भी आपका कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली बहुत सारे शब्द हैं, आपको एक बार पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ लेनी, आपका काम उसी में हो जाएगा। बहुत आसान है, आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा पुर्तगाली है, कौन सा चीनी है, कौन सा अरबी है, कौन सा अंग्रेजी, ठीक है। तो आलपिन, अलमारी, इस्पात, गोदाम, काजू, संतरा, इस टाइप के जितने भी शब्द हैं, ये सभी कैसे हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स वर्ण का उच्चारण स्थान है। स वर्ण का आप बताएंगे क्या है? ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी है आपका मूर्धा, ऑप्शन सी है तालु, और ऑप्शन डी क्या है? कंठ। ऑप्शन डी है कंठ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही जवाब क्या रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आप सभी के सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, मूर्धा से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेवन का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा, ठीक है। आप सभी को पता होगा दांत से कौन से उच्चारित होते हैं, दांत से। तालु से कौन से हैं, कंठ से कौन से हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। मूर्धा से और कौन कौन से हैं, आप सभी बताएंगे। मूर्धा से, मूर्धा से कौन कौन से और हैं? मैं अभी दंत की, तालु की, कंठ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मूर्धा की बात कर रहा हूं। तो आप सभी बताएंगे कि मूर्धा से कौन से वर्ण हैं जो उच्चारित किए जाते हैं। जैसे आपका ट हो गया, ठ हो गया, अण हो गया, ये वाला आपका जो अड़े खाली होता है ये हो गया, और श आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ये सभी क्या है? ये मूर्ध व्यंजन होते हैं, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ट ठ ढ ढ अड़े, ये आपके सभी के सभी, ढ मैंने अभी नहीं बनाया, ये वाला ढ, ठीक है। ये क्या है? ये सभी के सभी मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। दांत से कौन से होते हैं, तालु से कौन से होते हैं, कंठ से कौन से होते हैं, ये सभी के सभी आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6
और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का होना, गूलर का होना मुहावरे का सही अर्थ। ये एक मुहावरा दे रखा है आपको, गूलर का होना, मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अति प्रसन्न होना, ऑप्शन बी फूल की तरह खिलना, ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन डी सुगंधित होना। ऑप्शन डी क्या है आपका, सुगंधित होना। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही जवाब क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दुर्लभ वस्तु। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज के युग में लक्ष्मण जैसा भाई होना मुश्किल है, आज के युग में लक्ष्मण जैसा भाई होना मुश्किल है। ये क्या है, गूलर के फूल का होना, इस टाइप के मुहावरे का अर्थ है गूलर का फूल। आप और भी चीजें कह सकते हैं। आज के समय में, आज के समय में किसके जैसा, भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। ये भी क्या है, गूलर का फूल। इस टाइप के मुहावरे को सेटिस्फाइड करें। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रत्यय से क्वेश्चन लिया गया है, आपको पता होगा कि अव्यय क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। हमें शुद्ध को बनाना है स्त्रीवाचक। कैसा बनाना है, स्त्रीवाचक बनाना है शुद्ध को। तो इसमें कौन से प्रत्यय का यूज किया जाए। ऑप्शन ए ई है, ऑप्शन बी है आपका बड़ी ई, ऑप्शन सी है आपका इक, और ऑप्शन डी क्या है आपका आ। ऑप्शन डी क्या है आपका आ। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही जवाब क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आप शुद्ध शब्द में आप प्रत्यय लगा देंगे, किस तरीके से लगाना है आपको, शुद्ध आपका ये शब्द दे रखा है धन आ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सुता। और सुता एक स्त्रीवाचक शब्द होता है, सुता। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा। ये आपको एक वाक्य दे रखा है, पैरों से लेकर सिर तक, यहां तक एक वाक्य दे रखा है, के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका अधोपान, ऑप्शन बी है आपका अपाद मस्तक, ऑप्शन सी क्या है आपका नतमस्तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही जवाब क्या रहेगा, आप सभी के सभी मुझे बताएंगे। पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा, पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अधोपान, अपादमस्तक, नतमस्तक, इनमें से कोई। सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन बी, पैरों से लेके सर तक के लिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अपाद मस्तक एकदम सही जवाब रहेगा। अपाद मस्तक आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अधोपांत का मतलब क्या होता है। अधोपांत आदि से लेके अंत तक, क्या होता है इसका मतलब, आदि से लेके अंत तक। मैं लिख देता हूं, आप एक बार समझिएगा। आदि से लेके, आदि से लेकर अंत तक, अंत तक। ठीक है, ये होता है आपका किसका, अधोपांत का मतलब। और नतमस्तक का मतलब क्या होता है, नतमस्तक का मतलब होता है किसी के सम्मान में सिर झुका दे, किसी के सम्मान में सिर झुका दे, किसी के सम्मान में सर झुका ले, झुका ले। ठीक है, ये किसका मतलब होता है, नतमस्तक। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपादमस्तक का मतलब होता है पैरों से लेकर सर तक, अधोपांत का मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक, और नतमस्तक का मतलब क्या होता है, किसी के सम्मान में सर झुका दे, नतमस्तक हो जाना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या। काव्य भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने, कला
काव्य भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? काव्य भाव तथा कला के सौंदर्य, बात की जा रही है कारक की, कि काव्य भाव तथा कला का जो सौंदर्य बढ़ाएगा उस कारक को क्या कहा जाए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी चौपाई और ऑप्शन डी क्या है? अलंकार। काव्य भाव कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? रस कहलाता है, छंद, चौपाई या अलंकार। कौन सा आंसर सही रहेगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आप सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अलंकार कहलाते हैं, अलंकार। ठीक है, काव्य के भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। हिंदी में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अनुप्रास, यमक, सलेस, अनुप्रास, यमक, सलेस तथा उपमा, ये क्या है हमारे? ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? अनुप्रास, यमक, सलेस, शब्दालंकार तथा उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, ये कैसे हैं? हमारे उत्प्रेक्षा। ठीक है, आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि शब्द अलंकार कौन से हैं। शब्द अलंकार होंगे हमारे कौन कौन से? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के अंदर कौन कौन आएंगे? अनुप्रास, यमक, सलेस, ठीक है, तथा उपमा। अनुप्रास, यमक और सलेस आएंगे आपके शब्द अलंकार के अंदर। और अर्थ अलंकार की अगर बात करें तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार आपके आएंगे किसके? अर्थ अलंकार के, अर्थ अलंकार के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन है? व्यंग निबंधकार की बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। ऑप्शन ए आपका हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी है आपका जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन सी है आचार्य राम प्रसाद शुक्ल और ऑप्शन डी क्या है आपका? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हरिशंकर परसाई हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, सठानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। सठानन शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि वो कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका सठधन आनन, ऑप्शन बी है बड़ाधन आनन, ऑप्शन डी है बड़ाधन नन, ऑप्शन डी क्या है आपका? सठधन आनन, सठधन आनन। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ऑप्शन डी द राइट आंसर। सठधन आनंद आपका एकदम सटानंद शब्द का सही संधि विच्छेद है। सटानंद शब्द के लिए एकदम सही संधि विच्छेद। ठीक है साथियों, अगर बात की जाए, अगर आपसे बात की जाए कि इसमें जो संधि बनाई गई है वो कौन सी संधि है, आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, कौन सी है, आजादी संधि है, तो आप सभी बताएंगे इसमें कौन सी संधि है। इसके अंदर व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है साथियों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। चक्रधर शब्द है, ऑप्शन ए रूढ़ शब्द है, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी है आपका योग रूढ़ और ऑप्शन डी है आपका विदेशी। ऑप्शन डी क्या है आपका? विदेशी। ये योग रूढ़ है, ये यहाँ पे टाइपिंग है थोड़ा सा एरर, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, मैं इसे करेक्ट कर दे रहा हूँ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है या विदेशी है, आप सभी को बताना है चक्रधर कौन सा शब्द है। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ऑप्शन सी आपका एकदम सही शब्द, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ये कैसा शब्द है? ये है एक योग रूढ़। कैसा? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है साथियों, कैसा शब्द है? योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द होते कौन से हैं आपको ये पता होना चाहिए। वे शब्द जो यौगिक तो हो परंतु जिनका अर्थ विशेष रूप से कैसा हो? योग रूढ़। कैसा हो? एक तरीके से योग रूढ़। कैसा हो? उनका अर्थ एक तरीके से योग रूढ़।
तो वो कैसे शब्द कहलाएंगे? योग रूप। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आपको बताना है निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है किसके अंदर है? ऑप्शन ए कुछ, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आपका ये है, और ऑप्शन डी क्या है? क्या। ऑप्शन डी क्या है? क्या। आपको बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम इन चार ऑप्शन में से किसके अंदर है। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसके अंदर है? आप सभी बताएंगे इसके अंदर अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसके अंदर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुछ के अंदर। अगर बात की जाए कि कौन में कौन सा सर्वनाम है, कौन में, तो यह के अंदर कौन सा सर्वनाम है और क्या के अंदर कौन सा सर्वनाम है, आप बताएंगे कि इसमें क्या है। अगर बात की जाए कौन, कौन कैसा है आपका, कि कौन आया है, कौन आया है, एक वाक्य बना दिया हमने कि कौन आया है, तो इसमें आपको कौन सा समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है? कौन, क्या, किसके लिए, कैसे, ये सभी हमारे हैं, हमारे क्या, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी आपका क्या कैसा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर बात की जाए यह की, तो ये क्या है आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, यह वह, ये सभी क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। संबोधन अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संबोधन अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको बताना है ऑप्शन ए संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ, ऑप्शन बी विशेषण के साथ, ऑप्शन सी क्रिया के साथ, और ऑप्शन डी है आपका काल के साथ। किसके साथ प्रयुक्त होते हैं आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? संबोधन, संबोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? सही जवाब क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन ए संज्ञा और सर्वनाम के साथ। संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है, कौन सा कारक है आपको बताना है। ऑप्शन ए आलंबन, ऑप्शन बी है आपका उद्दीपन, और ऑप्शन सी है विभाव, और ऑप्शन डी क्या है आपका? अनुभाव। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी विभाव। ऑप्शन सी द राइट आंसर। विभाव क्या है? स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने के लिए कारक है विभाव। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। जो जो निहारिये, जो जो निहारिये नेरे हैं ने नहीं, क्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई। पंक्ति में अलंकार है, ये आपको एक पंक्ति दे रखी है, जो निहारिये नेरे हैं ने नहीं, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई। ये आपको एक पंक्ति दे रखी है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है आपका उपमा, ऑप्शन बी है आपका रूपक, और ऑप्शन सी है आपका अनुप्रास, और ऑप्शन डी क्या है आपका? पुनरुक्ति अलंकार। ऑप्शन डी है आपका पुनरुक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर, पुनरुक्ति अलंकार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आपने अलंकारों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार अलंकार की क्लास को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आपका काम उसमें हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? उज्जवल, दीपक, मूर्ति, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है जो सही तरीके से लिखा गया है, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही जवाब उज्जवल। क्या ऐसे लिखा जाता है? आप बताइएगा, उज्जवल क्या ऐसे लिखा जाएगा? उज्जवल ऐसे नहीं लिखा जाएगा। उज्जवल कैसे लिखा जाएगा आप बताइएगा एक बार। उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? दीपक कैसे लिखा जाएगा? दीपक भी गलत लिखा गया है, दीपक भी गलत लिखा गया है, और आपका मूर्ति, मूर्ति भी गलत लिखा गया है। उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? उज्जवल आपका एकदम सही लिखा गया है। उज्जवल आपका एकदम सही लिखा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उज्जवल ऐसे ही लिखा जाएगा।
उज्ज्वल आपका ऐसे ही लिखा जाएगा। उज्ज्वल सही लिखा गया है, बाकी के सभी गलत हैं। ऑप्शन डी तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, वह शब्द कौन सा है? आपको छाट के बताना है। ऑप्शन ए अतिक्रमण, ऑप्शन बी प्रतीक्षण, ऑप्शन बी सुगम और ऑप्शन डी है आपका दर्शन। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उपसर्ग इसमें नहीं लगा है। ऑप्शन डी में उपसर्ग नहीं लिखा है। अगर बात करें हम अतिक्रमण की तो इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है अति, और अगर हम प्रतीक्षण की बात करें तो इसमें भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और अगर हम बात करें सुगम की तो इसमें भी सु आपका उपसर्ग लगा हुआ। सही शब्द होता है गम, इसमें सु लगा दिया है तो ये हो गया सुगम। इसी तरीके से प्रतीक्षण में होता है आपका क्षण, क्षण में पहले लगा दिया उसने प्रति, तो प्रतिक्षण हो गया। इसी प्रकार क्रमण में उसने अति लगा दिया है तो अतिक्रमण हो गया, लेकिन दर्शन में उसने कोई उपसर्ग नहीं लगाया है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन ए नाटक और प्रश्न, ऑप्शन बी है आपका नाटक और कहानी, ऑप्शन सी है आपका नाटक और व्यंग, और ऑप्शन डी क्या है? प्रश्न और कहानी। प्रश्न और कहानी। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? आप सभी के सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाटक और प्रश्न आपके दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाटक और प्रश्न आपके किसके अंतर्गत आते हैं? दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य क्या होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, जिन्हें देख करके समझाया जाए, दृश्य काव्य कहलाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है। ये जो चिन्ह दे रखा है, ये चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है आपको बताना है। ये आपको एक चिन्ह दे रखा है कि ये चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह, पुनरोक्ति बोधक चिन्ह, आदेश चिन्ह या हंस पद। ये चिन्ह आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पुनरोक्ति को। जैसे आपको पता होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उस चीज से समझ जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप उस चीज से इस चीज को पूरा क्लियर कर लेंगे। जैसे जैसे आपको मैं एक क्या दे रहा हूं कि राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है। इसी तरीके से फिर कह दिया जाए कि मोहन या रमन, रमन श्याम का भाई है। रमन, तो ये आ गया ना, रमन श्याम का भाई है। इसी तरीके से कह दिया जाए कि अब रमेश, रमेश श्याम का भाई है, तो रमेश श्याम का भाई है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, हम इस चिन्ह को लगा के उस चीज को पूरा स्पष्ट कर देते हैं कि इसका मतलब ये है। हमने ये क्या कहा, पूरा लिखा नहीं है और पूरा समझा दिया इस चिन्ह को लगाने के बाद कि राम श्याम का भाई है। और फिर नीचे हमने ये आपको चिन्ह लगा दिया, इस चिन्ह का नाम होता है पुनरुक्ति बोधक। जैसे रमन श्याम का भाई है और रमेश श्याम का भाई है, तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम? पुनरुक्ति बोधक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। सुकुमार कवि की बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर। क्या सही जवाब रहेगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है आपका सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी है आपका जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी है आपका कबीरदास, ठीक है। आपको बताना है इसमें सुकुमार कवि किसको कहा जाता है। सुकुमार कवि इसमें किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कौन सा सही जवाब रहेगा? क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी है आपका स्वान, ऑप्शन सी है आपका कबूतर, और ऑप्शन डी क्या है आपका? सिंह। स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक इनमें से कौन है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपका एकदम
ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर, सिंह। स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक किसको माना जाता है? सिंह को माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। अली शब्द के दो अर्थ हैं, कौन कौन से हैं आपको बताना है। अली शब्द के दो अर्थ, ऑप्शन ए भौरा और सखी, ऑप्शन बी घाट और घर, ऑप्शन सी है आपका जल और पानी, और ऑप्शन डी क्या है? पिता और भाई। ऑप्शन डी है आपका पिता और भाई। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए द राइट आंसर, अली भौरा और सखी। ऑप्शन ए भौरा और सखी, ये अली शब्द के दो अर्थ हैं। किसके? अली शब्द, भौरा और सखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बहुत, वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। आपको एक वाक्य दिया है, वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी है आपका बहुत, और ऑप्शन सी है आपका बोलती है, और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी का मतलब है। तो इसमें आपको बताना है क्रिया विशेषण क्या है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बहुत। क्रिया विशेषण क्या है? बहुत। जो क्रिया की विशेषता बताता है उस क्रिया विशेषण वो कहते हैं। इसमें क्रिया क्या है? बोलना, और बोलने की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। इसलिए बहुत क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उज्जवल पद में संधि है, आपको बताना है उज्जवल पद में कौन सी संधि है। उज्जवल में कौन सी संधि है? उज्जवल आप बताएंगे। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, और ऑप्शन डी है आपका विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही जवाब है आप सभी बताएंगे। 25 के लिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, व्यंजन संधि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि। ठीक है। व्यंजन संधि होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए। व्यंजन संधि होती क्या है, जिसमें क्या होता है व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि का एक नियम होता है कि इसमें त और द के आगे अगर ज या झ आए, त और द के आगे कौन सा, एक तो ये त है आपके पास में, त और द के आगे, द के आगे, ये वाला द के आगे, आगे क्या आए? त और द के आगे ज या झ आ जाए, ज या झ आ जाए, तो क्या होगा? ये इसका मतलब क्या हो जाता है फिर? जह आए तो जय झ और जय में बदल बदल जाता है। तो ये क्या हो जाता है कि जय झ और जय में बदल जाता है। समझ में आ गया? ये वो वाला जय है जिसमें यहाँ पे हलंत लगा होता है, तो ये इसमें बदल जाता है। और अगर ये बदल जाएगा तो वहां पे कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। जैसे आपसे पूछा जाए कि सज्जन में कौन सी संधि है, सज्जन में, ये आपको एक शब्द दे दिया गया, स अधिजय जैन, इस तरीके से लिखा जाता है सज्जन में कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत आप लगाएंगे, सत के ऊपर आपको यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा हलन, धन, फिर क्या होगा आपका जन। समझ में आ रहा होगा आपको? तय और जय मिलके किस में बदल गया? जय में बदल गया। वही मैं आपको समझा रहा था, तय और द मिलके के आगे, तय और द के आगे अगर जय और झ आ जाए, तय के आगे यहाँ पे जय आ रहा है तो ये किस में बदल जाते हैं? जय झ और जय में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस में बदल गया? जय में बदल गया। पढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों इस क्लास के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन लिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार क्लास थी और बहुत ज्यादा आप लोगों को पसंद आई होगी। साथियों आपका स्कोर कितना रहा ये सभी चीजें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। आपका स्कोर इन 25 क्वेश्चंस के अंदर कितना रहा, आप सभी के सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। टोटल 25 क्वेश्चन थे, कितने थे? 25 क्वेश्चन थे, लेकिन आपने इसमें कितने क्वेश्चंस का सही जवाब, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक एएस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है
इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।